बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो केस है वो कोर्ट में है या आपकी अपील है या अनफॉर्चुनेटली आपका मैटर रिफ्यूज़ हो गया है या कोई आपको डिटेल्ड एडवाइस चाहिए, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर आप अपनी हमारे साथ अपनी वन बुक करवाएँ, आके फ़िज़िकली मिलें और डिस्कस करें, ताकि तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए या आपसे डिस्कस करते हुए एक बेहतर एडवाइस कर सकें। सबसे पहले मेरी तरफ से, वीनस टीवी की तरफ से और तमाम व्यूवर्स को, कॉलर्स को नया साल मुबारक। इस दुआ के साथ कि ये हम सब के लिए खुशियों वाला हो। इमिग्रेशन में क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस की जा रही हैं, मोस्टली आजकल जो डिस्कशन हो रही है वो स्किल्ड वर्कर वीज़े के ऊपर या जो ग्रेजुएट स्कीम है उसके ऊपर बात की जा रही है। जैसे कि तमाम दोस्तों को, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर एज ए दोबारा डिस्कशन या जस्ट रिकॉल कि जुलाई, जून और जुलाई दिसंबर के बाद जो लोग यहाँ से डिग्री कर रहे हैं, वो 3 साल की ग्रेजुएशन है या मास्टर है या 1 साल का, एटलीस्ट उनका जो लेवल है वो ग्रेजुएशन या उसके अबव मास्टर है, तो उनके पास राइट है कि वो विद इन कंट्री अपने आप को स्विच कर सकते हैं अपने टियर 4 स्टूडेंट वीज़े से अंडर द ग्रेजुएट स्कीम के तहत। अब वो 2 साल का आपके पास ग्रेजुएट स्कीम होएगी, उसमें आपके पास राइट है कि आप यहाँ स्टे कर सकते हो। अगर आप ड्यूरिंग 2 साल के अंदर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो अपने होम कंट्री में, यस जा सकते हो। अगर किसी और कंट्री में विज़िट के लिए जाना चाहते हो तो यस, उस कंट्री का वीज़ा लेके वहाँ पे भी आपको जाने की परमिशन है। यूके में रहते हुए वो काम करने की परमिशन है, लेकिन ये 24 मंथ का वीज़ा है। इसके अंदर अंदर ये आपको एक ग्रेस टाइम है या प्रोबेशन टाइम है। इसके अंदर अंदर आपने कोई ना कोई सेटलमेंट रूट के अंदर अपने आप को अपने स्विच करना है। इस पे कोई कंडीशन नहीं कि आपने लास्ट मंथ जाना है या 28 डेज़ पहले जाना है, पहले महीने चेंज कर लें, 6 माह बाद कर लें, साल कर लें। आपके पास 2 साल का एक ड्यूरेशन है। उसके अंदर अंदर आपने किसी भी सेटलमेंट रूट में अप्लाई करना है। जैसे कि आप कहते हो कि लो जी मैं किसी वर्क परमिट में जा सकता हूँ, आप अपनी जॉब अप्लाई करें, कंपनी आपको हायर करती है, उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, वो आपको इंगेज करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और जब वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप ऑटोमेटिकली ग्रेजुएट स्कीम से स्विच करके आप टियर 2 वर्क परमिट पे चले जाओगे। जो टियर 2 वर्क परमिट है उसमें आपने 5 साल गुजारने हैं और उसके बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा। लेकिन ये जो आपने 2 साल गुजारेंगे ये सेटलमेंट रूट में काउंट नहीं होएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी आपको अपॉर्चुनिटी मिले या आप अपने आप को क्वालिफाइड करें तो आप स्विच कर जाएं। और भी कुछ कैटेगरी डिस्कस करेंगे, लेकिन लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहब कैसे हैं आप? खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र मेरे भाई, आप सवाल पूछें जी। अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरे लिए 2 क्वेश्चन है कि हमें 7 ईयर बेस पर मुझे और मेरी फैमिली को जो ना वीज़े मिले थे राइट। 2.5 साल के। तो फर्स्ट एक्सटेंशन जब हमने करवाई तो वो मैंने अप्लाई किया था फैमिली रूट पर, तो उन्होंने उस एक्सटेंशन के बाद हमें डाल दिया जो है ना, मुझे और मेरी वाइफ को डाल दिया पार्टनर 10 रूट पर, वो चेंज कर दिया ओके। और DLTRP 1.2 पर कर दिया, राइट। पार्टनर रूट पर 10 ईयर पर। अब मेरी एक्सटेंशन है और मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ, और जब मैं पार्टनर रूट सिलेक्ट करता हूँ तो वो बच तो सारा आ जाता है, तो मेरी वाइफ का नहीं आ रहा। वो ऊपर से वो मुझे कह रहा है कि ये जो ना तुम्हारी यानी कि इतनी इनकम है कि तुम शो कर सकते हो, या यानी कि वो दूसरे पर चला है अपेंडिक्स FM, जिसमें यानी कि मनी की शरायत है। तो क्या ये मुझ पर लागू होती है या 10 ईयर रूट पर कि मुझे अपना पैसे शो करने पड़ने हैं, वो जो 18,500 इनकम है? और दूसरा ये कि अब मुझसे वो मेरी वाइफ आ ही नहीं रही, बच्चे मेरे आ गए हैं उसमें जब मैं उसकी एप्लीकेशन भर रहा हूँ तो वाइफ मेरी आ नहीं रही। वो यही कह रहा है कि तुम चलो उसको मैं आंसर लड़के को करता हूँ, लाना सवाल पड़ता सुने, है। आप आंसर सुने टीवी पे, अब टीवी पे आंसर सुने।
देखिए मेरे भाई, प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो तो उस वक्त आपने बड़ा केयरफुल होना है कि आपने कौन सी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। जब एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक फिर नेक्स्ट पेज आता जाएगा, आप फिल करते जाओगे। देखिए आपको अंडर द 7 ईयर्स रूट वीज़ा मिला है, बेशक ऊपर उन्होंने पार्टनर लिखा हुआ है जो भी, अगर तो आपकी क्योंकि वाइफ, अगर जो कहते हो कि वो पार्टनर की बेस पे मिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश सिटीज़न है और उसके अंदर आपको वीज़ा मिला है और 2.5 साल का मिला है, या आपको 5 साल के बाद इंडेफिनिट मिलना है। आप तो 10 ईयर्स रूट के अंदर हो, और आप अगर 10 ईयर्स रूट पे होते हैं तो आपको ना तो इनकम थ्रेशोल्ड मीट करना है, नंबर 1, और नंबर 2 उसमें आपकी वाइफ की डिटेल्स भी डालनी होएगी। तो लिहाजा मेक श्योर करें, अगर तो आपको कॉन्फिडेंट है, बजाय इसके मैं कोई ऑनलाइन बता दूं, अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि फॉर्म आप राइट कर रहे हो तो फिर इनफ, लेकिन जो आप बता रहे हो मेरे ख्याल में आपका फॉर्म जो है FNR-FP होएगा, ना कि एम। एम होता है अगर आपका पार्टनर यहाँ पे सेटल है, और FNR-FP जो है वो फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे होता है, और वो 10 साल के रूट पे लेके जाएगा आपको। अगर तो आपने 10 साल की बजाय वेट नहीं करना और चाहते हैं कि जल्दी आपको सेटलमेंट हो जाए, तो अगर वन ऑफ द पार्टनर आपका ब्रिटिश सिटीजन है तो यस आप 5 साल के रूट पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों को वीज़ा चाहिए फिर आपके लिए एम अप्लाई नहीं होएगा, नंबर 1। अगर एम पे नहीं जाओगे, FNR-FP पे जाओगे तो फिर ऑटोमेटिक आपकी डिटेल भी मांगेगा, और नंबर 2 वहाँ पे इनकम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक, इसलिए मेक श्योर कर लें कि अगर तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट हैं, यस अप्लाई कर लें, अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में एडवाइस होगी कि आप अगर बेशक किसी को फॉर्म फिल करने के लिए पूछ लें, लेकिन जाके एक प्रॉपर एडवाइस ले लें, फिर ये ना हो कि आपकी फ़ीस लग जाए और फिर आपको नुकसान होए। जो आपके दूसरा सवाल था बिल्कुल इसी रेलिवेंट था कि अगर आपका फॉर्म करेक्ट होएगा तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो पूरी मांगेंगे जो आप देना चाह रहे हो, और पूरे तमाम एप्लीकेंट उसमें आ सकते हैं इंक्लूडिंग योर वाइफ। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि अपने बिहाफ में एक फ्रेंड का कि अगर किसी के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो कितनी देर तक नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकता? क्या है मैडम उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड? अनफॉर्चुनेटली किसी के पास अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो उसकी मतलब हिस्ट्री में, तो कितनी देर तक नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकता? ओके ठीक। मैडम होता ये है कि जो नेशनैलिटी है वो होम ऑफिस की डिस्क्रिशन है, नंबर 1। नंबर 2 उसके बावजूद कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जब आप उसको एक सर्टन कैटेगरीज़ के अंदर जो उनकी कंडीशंस हैं पूरी करते हो तो फिर होम ऑफिस ऑटोमेटिकली आपको नेशनलिटी ग्रांट कर देते हैं। लेकिन एक उन्होंने शर्त रखी है होम ऑफिस ने कि जो लोग नेशनलिटी अप्लाई करेंगे रिगार्डलेस कि वो कंडीशन पूरी कर रहे हैं, और 2 की उनकी डिस्कशन है, लेकिन कुछ सर्टन है कि उनका जो करैक्टर है वो बड़ा गुड होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और उसके लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1 कि जो एक सर्टन टाइम था वो यहाँ पे पूरा किया आपने, और उसमें ज़्यादा ये आ रहा है कि अगर आप 10 साल से हैं तो कम से कम 10 साल आप हमेशा लीगल रहे हों, और लास्ट 10 ईयर्स कभी भी इलीगल ओवरस्टे या विदाउट वीज़ा ना रहे हो यहाँ पे आप। और नंबर 2 ये कि आपको इंडेफिनिट मिल गया हो और उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई किया हो। लेकिन अबव इन दोनों कंडीशन के एक ऊपर जो इसको ओवरराइड करती कंडीशन वो ये है कि आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की CCJ, काउंटी कोर्ट जजमेंट, क्रिमिनल कन्विक्शन या कोई प्रिजन नहीं होनी चाहिए। अब उनके लिए उन्होंने एक टेबल बनाया है कि अगर आपके कोई माइनर ऑफेंस है कि आपको 3 पॉइंट लगे थे या कोई और मसला बना था, क्योंकि सम टाइम जो पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं करते, अगर हों भी तो तब भी वो ग्रांट कर देते हैं कि 3 हों और वो किसी थोड़ी सी माइनर वजह से लगे हों। लेकिन अगर वही पॉइंट आपको 6 लगे हों या आपको कोर्ट से जाकर लगे हों, साथ फ़ाइन हुआ हो, तो फिर कंडीशन है कि आप 3 साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई आपको उससे माइनर होते 1 साल के लिए नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा सीरियस ऑफेंस हो तो आप 5 साल के लिए नहीं कर सकते। इस तरीके से कैटेगरी बनाई गई हैं, और वो देखना पड़ता है कि आपका जो ऑफेंस है वो क्या है और किस कैटेगरी में फॉल करता है। 10 साल कभी इलीगल नहीं हुए, इंडेफिनिट आपके पास है, और थर्ड ये है कि आपका करैक्टर के मुताबिक आपको किसी किस्म की कोई बार नहीं है, आपके खिलाफ जजमेंट नहीं है, आपको प्रिजन नहीं हुई, और अगर हुई है अनफॉर्चुनेटली आपको सज़ा या आपको कोई पनिश मिली है या आपको पॉइंट लगे हैं, तो उसकी आगे कंडीशन है कि साल है तो मुकम्मल कर लिया, 3 साल तो मुकम्मल कर लिए, 5 साल तो मुकम्मल कर लिए, और उसके बाद आप अप्लीकेशन करेंगे। इसलिए जो अगर आपका अपना है या किसी आपके दोस्त का जानने वाले का है तो उसे चेक करें कि उसके ख़िलाफ़ या कोई इसने क्रिमिनल जो किया है
उसका डिसीजन कोर्ट से क्या आया है और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसके मुताबिक वो अपनी नेशनलिटी अप्लाई करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी मेरे हस्बैंड स्पाउस वीज़ा पर यूके आए थे और अभी आफ्टर 3 मंथ्स उनकी एक्सटेंशन करवानी है। तो वो अभी पाकिस्तान में 7 मंथ से तो वो काम नहीं कर रहे और मैं भी काम नहीं कर सकती उनकी वजह से। तो उनके कैसे लाइक वेजेस स्लिप्स नहीं है उनकी ना 6 मंथ्स की। राइट। तो वो तो क्यों उसके लिए क्या वो होगा? वापस क्यों नहीं आ रहे, कोई रीज़न? वो बस कोई काम की वजह से दूर जो है ना, इस वजह से। और राइट, कोई कंपनी ने काम भेजा होगा या अपने पर्सनल काम पे वहाँ गए हुए? नहीं, पर्सनल काम पे गए हुए। ठीक मैडम, पहली बात तो ये है कि जो लोग यूके के अंदर स्पाउस वीज़े पे आते हैं उनके ऊपर बाकी तमाम कंडीशन के साथ साथ एक पहली कंडीशन ये होती है कि वो किसी भी सूरत में यूके से आउट ऑफ यूके 90 डेज से ज़्यादा पर ईयर वहाँ आउट ऑफ कंट्री स्टे नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने 2.5 साल इकट्ठे रहना है, आपका रिलेशनशिप सबसिस्टिंग है और जेन्युइन है। नंबर 3 है कि आप लोगों ने यहाँ पे रहते हुए इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है। और नंबर 4 ये है कि जब वो यूके में आए थे तो उन्होंने A1 पास किया था, अब उनके सेकंड लेवल जो है A2 पास करना है। ये हैं मोटी मोटी कंडीशंस। अब आपके केस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? नंबर 1 कि उसने यहाँ पे 6 महीने ज़्यादा आखिरी साल गुजारे। नंबर 2 अब एक्सपायर होने में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं और वो अभी भी वहाँ बैठे हैं उनके पर्सनल कोई कमिटमेंट की वजह से। नंबर 3 ये है कि उन्होंने अभी तक, मुझे नहीं पता इंग्लिश का, उन्होंने A1 या A2 पास किया या नहीं किया। और नंबर 4 ये है कि आप उसको कैसे मुतमिन करोगे इमिग्रेशन ऑफिसर को कि जो आपकी जो फ्यूचर इंटेंशन है कि वो यूके के अंदर परमानेंटली सेटल होने की है। राइट। सबसे पहले तो मेरी ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी कि उसको इमीडिएटली वापस आना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट एडवाइस। सेकंड, आप अपनी जॉब स्टार्ट करते हो, वो करते हैं, फेयर इनफ हो गया, महीने 3 रहते हैं, अब जो भी मर्ज़ी कर लें। अब मेरा नहीं ख्याल कि आप उस कैटेगरी में फॉल करोगे कि आपको 2.5 साल 5 साल के बाद इंडेफिनेट मिले। अगर आपके कोई रीज़न है कि आप नाम नहीं कर सके, उनको मजबूरी थी फैमिली की, कोई रीज़न थी कि वहाँ यहाँ नहीं रह सका, वो टाइम के लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्यों उसने मोर देन 90 डेज़ से आउट ऑफ कंट्री स्टे किया। प्लस ये है कि आपने इनकम थ्रेशोल्ड मीट नहीं किया तो उसकी भी रीज़न देनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में इस तरह के अगर सर्कमस्टांसेस हों और आपके कोई जो जस्टिफिकेशन है उसको इमिग्रेशन ऑफिसर मान जाए तो फिर आइडियली जो पोजीशन बनती है वो ये होता है कि वो आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन दे देंगे 2.5 साल की, लेकिन आपको 5 साल की बजाय 10 साल की कैटेगरी में आपको डाल देंगे। अब आपने 10 साल की कैटेगरी में रहना है और जब भी आपके हालात अच्छे हों, तमाम चीज़ें पूरी करें, तो फिर अगेन आप 10 साल से 5 साल में स्विच कर सकते हैं। क्योंकि शर्त ये होनी है कि अगर जो आपने 7 माह यहाँ पे गुजार लिए, जब 10 साल के बाद भी जाओगे तो फिर ये अगेन टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, ये फिर काउंट नहीं होएगा। तो बहरहाल नहीं वे मेरी शॉर्ट आंसर आपको ये एडवाइस होगी कि आपको चाहिए कि इमीडिएटली अपने हस्बैंड को वापस बुलाएं, आके उस बोलो जॉब स्टार्ट करें, जो अपने आउट ऑफ कंट्री टाइम गुजार उसकी जस्टिफिकेशन या रीजंस दें और अपनी एप्लीकेशन एक्सटेंशन भी अप्लाई कर दें एंड देन विश कि आपको 5 साल, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आपको 10 साल की कैटेगरी में यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जानी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा भी यही स्पाउस वीज़े पे ही क्वेश्चन है। जी। असल में हम पाकिस्तान गए थे, मैं और मिसेज, तो हम वो बिकॉज ऑफ कोविड जो है हम वहाँ पर 6 मंथ रहे। ठीक। ये सम टाइम इन मार्च की बात है, अभी नहीं, फिर हम वापस आ गए। फिर अब मेरी मिसेज की जो है ILR के लिए उसने अप्लाई कर, पहले 2.5 साल की ली या फिर 2.5 साल की ली। तो हमने ये पूछना था कि वो काम भी करती हैं, पहले वो फुल टाइम काम करती थी, अब वो पार्ट टाइम करती हैं। वो ILR अप्लाई करें तो क्या इस पे ये इफेक्ट होगा कि वो फुल टाइम से पार्ट टाइम पे आ गई हैं? तो बाकी कंडीशन पूरी हो रही है आपकी? इनकम 18,600 है दोनों की मिला के? नहीं, थोड़ी सी कम होती है, 18,600 से अभी ILR में अप्लाई करने के लिए कम हो रही है। नहीं, दोनों की नहीं है, ये है आपकी? नहीं हो रही, नहीं, इनकम हम मीट नहीं कर रही। ओके।
आपकी कॉल का शुक्रिया। शॉर्ट आंसर ये होएगा कि क्योंकि आपने टाइम ज़्यादा गुजारा, इनकम कम हो रही है, आप कभी 5 साल या 10 साल में डाल सकते हैं, डिपेंड अपॉन आपके जो सर्कमस्टांसेस क्या हैं। लेकिन कोविड की वजह से आपको ये छूट मिल जाएगी कि अगर आपने 90 डेज से ज़्यादा भी गुजारा तो कम से कम आपको यहाँ वीज़ा मिल जाए। लेकिन अगली शर्तें पूरी करनी लाजम है कि आपकी वाइफ के पास लाइफ इन यूके B1 हो और आपने जो इनकम है वो 18,600 पूरे साल में कमाई हो, दोनों की मिला के। अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है तो वो टाइम को शायद कंसिडर करेंगे, लेकिन बाकी शर्तें पूरी ना हुई तो फिर आपको इंडेफिनिट नहीं देंगे, वो आपको एक्सटेंशन देंगे 2.5 साल की, और फिर उसके बाद आपको 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। जो टाइम पहले गुजारा था और जो फ्यूचर मिला के आपको 10 साल पूरे करने पड़ेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि बेसिकली मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो हैं पाकिस्तान में, राइट। और वो हाँ ठीक है, वो यानी कि हर साल आते रहते हैं, उनके पास इस वक्त 5 साल का विजिटर वीज़ा भी है। राइट। और प्रॉब्लम ये है कि उनकी कोविड की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से तो काफ़ी आ जा भी नहीं सके, और में रहती है कोविड की वजह से कि क्या करे क्या ना करे बंदा, और हम भी नहीं जा सकते। पिछले दिनों वो काफ़ी बीमार भी हो गए थे वहाँ पे, तो बड़ी मुश्किल पड़ी थी कि लॉकडाउन की वजह से जा नहीं हम सके उस टाइम पे। जी। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि हम 3 भाई हैं, 2 यहाँ पे रहते हैं यूके में, ब्रिटिश सिटीजन है, और एक भाई अमेरिका में है। तो वो जब बेटों के अगर सोचा है तो उनके पास बेटा कोई नहीं है वहाँ पे जो उनकी लुक आफ्टर कर सके। लेकिन जब पहले भी आपसे काफी दफा बात हुई है तो आपने कहा आपको वो खत्म हो गई, 65, 67 वगैरह की उम्र तो अब खत्म हो गई हुई है, तो अब किस प्रोसेस के ऊपर वो यहाँ रेजिडेंसी ले सकते हैं? तो वाले साहब की उम्र 70 टच कर रही है, वालदा साहबा 64, 65 की। आप क्या करते हैं भाई यहाँ पे? सिविल सर्वेंट हो जी। जी सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट यहाँ पे। और आपके भाई? NHS में काम करते हैं। राइट। मेरे भाई देखें, जो मैंने पहले कहा था वो अभी भी कह रहा हूँ कि 12 जुलाई 2012 से पहले लॉ ये था कि अगर कोई पर्सन यूके के अंदर ब्रिटिश सिटीज़न है और वो यहाँ पे रह रहा है और सेटल्ड है यूके के अंदर विद फैमिली या अलोन, तो उसके पेरेंट के पास राइट है कि 1 से भी ओवर 65 वो अपने पेरेंट्स को एज ए एल्डर डिपेंडेंट यूके के अंदर बुला सकता था। ये अंडर द इमिग्रेशन लॉज आता था। अब क्या हुआ कि जुलाई में ये लॉ चेंज हो गया। अब वो ये कहते हैं कि यस आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो उसका क्राइटेरिया है या उसका जो पैरामीटर्स हैं वो बड़े हाई कर दिए उन्होंने। नंबर 1 वो ये कहते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो, दो कि उन्होंने एज की रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दी, बेशक आप पहले अप्लाई करेंगे बाद में, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है टू मीट कि आप वो आपके जो पेरेंट्स हैं या फैमिली है जो आपके एल्डर डिपेंडेंट हैं वो आप पे फाइनेंशियली एंड फिज़िकली सिर्फ़ और सिर्फ इंटायरली एंड सोली आप पे ही डिपेंड करते हैं। अब इस कंडीशन को पूरा करना एक आम केस के अंदर इज़ नॉट ईजी। नंबर 1 पहला सवाल ये आता है जैसे एज ए सेफ आर्गूमेंट, वो कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो तो वह वहाँ बैठे हैं सपोर्ट करते जाओ। नंबर 2 आप कहते हैं कि नहीं वो फिज़िकली सपोर्ट की ज़रूरत है, तो कहते हैं कि मियाँ बीवी हैं दोनों लुक आफ्टर कर सकते हैं, वहाँ पे आप उनको सर्वेंट अरेंज कर दें, यहाँ से पैसे भेजें जो यहाँ खर्च करने हैं, वहाँ पे उनको लुक आफ्टर करें। या तो कोई ऐसी चीज़ हो कि आप कहते हैं कि नहीं वो फिज़िकली भी हम पे डिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हैं, और बल्कि उनके अबव द ये है कि वो मेंटली तौर पे बड़े डिस्टर्ब हैं कि वो किसी आम बंदे से केयर नहीं करवाना चाहते, हम ही वी आर द ओनली पर्सन कि जो उनको लुक आफ्टर कर सकते हैं। अब ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख के देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्या इस बात को, ये क्रेडिबिलिटी को होम ऑफिस या कल को कोर्ट में जाते हैं जज इस बात को एक्सेप्ट करता है? ये एक फ़र्स्ट क्वेश्चन है। बट आप मुझे पता है कि ये हमारे तमाम लोगों के ये हमेशा ये सेंटिमेंट्स होते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको वेल ऑफ किया है, फाइनेंस हैं, अकोमोडेशन है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हो, तो आपके पास राइट है कि उनको बुलाया जाए। कंडीशन कोई नहीं है, कैब नहीं है, बस थोड़ा सा इसका थ्रेशोल्ड जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर आप समझते हो कि यस आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं, अकोमोडेशन है, आपके पास इतनी सेविंग है कि आप उनको विदाउट गोइंग टू द स्टेट बेनिफिट आप उनको मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हो, यस अप्लाई करें। लेकिन
वो बात ये होती है कि जब एक बात कर रहे हैं उसका आंसर डिफरेंट है। आप कहते हो मेडिकल पर उनको प्रॉब्लम जा रही है, वो वीक है, मूव नहीं कर सकते। स्टेट वे इमिग्रेशन फीस का ख्याल आएगा कि जब वो यूके में आएंगे दे विल बी द बर्डन टू द NHS। तो इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, किसी वकील को जाके मिल के तमाम ये डिस्कस करें। यस, अप्लाई कर सकते हैं एज़ फार एज आप मीट करते हुए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ग्रांट हो रहे हैं वीज़े। अब आपके पास राइट है कि या तो जब वो फ़ौरन से अप्लाई करें तो उनका वीज़ा ही आप ये अप्लाई करो कि वो यहाँ पे आना चाह रहे हैं, या इवन वो जब विजिटर यहाँ पे हों और लगे कि एकदम वो वापस जाने की पोजीशन में नहीं हो रहा है, या उनको जाना मुश्किल हो रहा है उनके लिए, या फील हो रहा है कि वो जाएंगे तो वापस वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो यस आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में एप्लीकेशन इनटू द यूके एज ए डिपेंडेंट और स्विच एज ए डिपेंडेंट, दोनों एप्लीकेशन अंडर द इमिग्रेशन रूल्स अलाउ हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके फाइनेंशियल और बाकी चीज़ें कैसी अगर पूरी हो रही हैं तो अप्लाई करने में हर्ज नहीं है, जो आप मुझे बता रहे हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। देते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। Hello, I would like to ask a question regarding the British citizenship. No problem, madam. Go If ahead. I owe, Go ahead. What's the question? sorry, say again. Madam, go ahead. What is your question? I would like to ask the question regarding British citizenship. Okay, go ahead, If I would madam. like to apply Mhm. for the British citizenship and I owe already indefinite leave remain, All right. by the time I apply in 2014 for the indefinite leave to remain, Right. I had to provide B1 language certificate All right. from English and the Life in the UK certificate. Yeah. Can I use these certificates from 2014 nowadays when I apply for the British citizenship? Okay, so what is your question? Do you want to ask me whether you can use the same certificate for the nationality or? Yes, I can use the same documents for of the B1 test and in the UK, which one I already made in 2014 when I apply now for the British citizenship. Okay, thank you for your question, madam. First of all, the Life in UK test you can use whenever you, I think you said in 2014 you done the Life in UK, and that is a unlimited time you can use whenever you want with the application is acceptable. Life in UK test is, they have a no expiry date that will be valid for either when you use in 2010, 14, or you can use, there's no harm to use, you meet the criteria of the Life in UK. And the second concern is about the B1. The law say if you use the certificate last time when you made application for the indefinite and the Home Office consider on the base and the base of that certificate you was granted the ILR, so it means you are entitled to make the application, or you can for the nationality application or the naturalization application you can use the same certificate to meet the criteria of the B1. But just keep in mind, you need to check if you pass the certificate from some college, you need to check whether the college still is live or not. If unfortunately, if the college is not on the list, or unfortunately college is not anymore, then you need to consider, is it worth it to relying on the certificate? Because some, unfortunately, some colleges, they issue the certificate in 2013, 12 or 11, they are not existing anymore. So keep in mind for the B1 only. Life in UK acceptable, there's no questions, no harm. You can rely on for these applications, but need to check the B1. If you done the B1, you use the same certificate for at the time when you made the application for the ILR, and the college or the university still is live existing, yes, you can rely it. But if unfortunately the college is not existing, then my advice is you should need to be sit again for the B1 exams and pass the certificate and attach therefore your naturalization applications. Thanks for your call. बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने क्वेश्चन पूछना था कि मैंने ना अपनी सिस्टर को पाकिस्तान से विजिट पे इधर इनवाइट करना था। राइट। और इस बेस पे करना है कि मैं ना प्रेग्नेंट हूँ और मेरे ना कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही हैं
ओके और मेरी सिस्टर का एक बेबी भी है, लेकिन वो ये है कि पाकिस्तान में काम वगैरह नहीं करी, मतलब जैसे होता है ना कि आप सोर्स ऑफ इनकम वगैरह शो करना पड़ेगा, या मतलब इसकी क्या प्रोसेस है, और पाकिस्तान में उन्हें कौन सी चीज़ शो करनी पड़ेगी कि इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा इधर कोई है नहीं है, तो मैंने इस पेज पे बुलाना कि सिस्टर मुझे विजिट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइक प्रेग्नेंट में काफ़ी टाइम बाद हुई हूँ। दूसरा ये कि वो मुझे आके हेल्प करेंगी, ठीक मतलब मेरी लुक आफ्टर करेंगी। ठीक तो इसके लिए अगर आप कुछ मुझे प्लीज हेल्प कर दो। और उनके साथ छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड नहीं उनके आएंगे, वो पाकिस्तान ही रहेंगे, लेकिन बेबी जो है उनका 8 years old ही is। तो इसके लिए अगर आप मुझे गाइड करें कि मतलब कौन सा बेस्ट चीज़ है जो हम लोग करें। ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन, प्लीज लिसन आंसर टू यू। ओके मैडम, पहली बात तो ये है कि जिस बंदे ने यूके के अंदर एज ए विजिटर आना होता है, उसने 3 कंडीशन को पूरा करना है। नंबर 1 कि जो एप्लीकेंट है उसकी अपनी होम कंट्री के अंदर इकोनॉमिकली, सोशल, फिज़िकल, फाइनेंशियल वहाँ पे अपनी टाइज़ हैं कि जो उसको उस ब्रेक नहीं कर सकता। नंबर 2 जो स्पॉन्सर है उसको स्पॉन्सर करना जा रहा है वो फाइनेंशियली, फिज़िकली और उनके पास सफिशिएंट एकोमोडेशन है और फाइनेंशियली उनको फाइनेंस कर सकते हैं और फिज़िकली उनको सपोर्ट करेंगे। अब थर्ड ये है कि जो एप्लीकेंट है उसका कोई यूके में आने का पर्पज़ है और उसकी इंटेंशन है कि विद इन ऑथराइज टाइम वो कंट्री को लीव कर देगा। अब जो पहला क्राइटेरिया है उसमें अगर वो वहाँ पे काम करती हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, अगर वो जॉब करती हैं उसके नाम पे घर है, कोई शॉप है, कोई बिज़नेस है, जो डॉक्यूमेंट्स उसके होंगे वो लगाए जा सकते हैं। साथ उसके हस्बैंड का काम कर रहे हैं, बता सकते हो कि ये उनके हस्बैंड हैं, मैरिज है, लेकिन हस्बैंड ड्यू टू हिज जॉब कमिटमेंट, बिज़नेस कमिटमेंट वो जा नहीं सकते और इस लिहाजा उसकी वाइफ लाजमी तौर पे वापस आएगी। अब सेकंड सवाल आता है कि आपके बारे में, आपके पास सफिशिएंट एकोमोडेशन है, आपके पास सेविंग मनी है और उनके आने जाने का खर्चा या उनको लोडिंग या फिर शॉपिंग, और आपके पास सफिशिएंट एकोमोडेशन है कि आप विदाउट गोइंग टू द रिकोर्स ऑफ पब्लिक फंड यू आर इन अ पोजीशन टू मेंटेन एकोमोडेट हर। एंड थर्ड ये कि यस पर्पस समझ आ रहा है कि आप को प्रेगनेंसी की वजह से आपके पास सपोर्ट लिए आ रही हैं, लेकिन अब उनके आने का मकसद क्या है, फॉर हाउ लॉन्ग शी विल स्टे एंड विद इन हाउ लॉन्ग यू विल बी एबल टू मेंटेन योर सेल्फ। और उनका बच्चा जो 8 साल का है वो स्कूल छोड़ के आएगा, उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब होएगी, देन हाउ ही कैन सर्वाइव इवन ही कम फॉर 1 month और इवन द 2 weeks। तो ये 2 सवाल मुझे लगता है कि शायद बच्चे का आना एक आइडियल नहीं होएगा, उस पर एतराज़ आ सकता है। नंबर 2 ये है कि आपके पास ये साबित करना कि आप किसी किस्म के बेनिफिट नहीं ले रहे, अकोमोडेशन आपके पास सफिशेंट है, फ़ंड्स आपके पास सेविंग है, लिहाजा जब वो आएंगी और जाने का आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में कम से कम अगर 5-10 हज़ार पाउंड होएगा तो जितने ज़्यादा पैसे होंगे ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई लिमिट तो कम से कम होनी चाहिए कितने अमाउंट आपके पास पड़ी है। तो अगर ये 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 पॉइंट पे आपके जो एप्लीकेंट होता है विजिटर उसकी एप्लीकेशन को इमिग्रेशन ऑफिसर कंसिडर करता है। नंबर 1 उसकी सोशल टाइज इन होम कंट्री, नंबर 2 के जो एप्लीकेंट स्पॉन्सर है उसकी पोजीशन, फाइनेंशियल एंड एकोमोडेशन, एंड द थर्ड ये है कि जो उनके आने का पर्पज़ और उसकी इंटेंशन टू लीव द कंट्री। मेरे ख्याल में बच्चे के साथ आने से उसका केस वीक होएगा। अगर वो अकेले अप्लाई करती है तो समझ जाती है कि जी आपको लुक आफ्टर करने लिए आ रही हैं और उन्होंने वापस चले जाना है। बाकी टोटली योर चॉइस एंड आई विश यू गुड लक। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी ठीक है, बस एक क्वेश्चन करना था। मैंने देखिए पाकिस्तान में वाइफ को स्पॉन्सर करना है, बस मैंने ये पूछना था कि उनका इंग्लिश A1 टेस्ट करवाऊं या फिर उन्होंने मास्टर्स किया हुआ तो उसको जो है मैं होम ऑफिस की जो सर्टिफिकेशन कंपनी है उससे मैं चेंज करवा लूं। तो मेरे ख्याल में आइल्स आपको ज़्यादा सूट कर जाएगा, क्योंकि अगर आपने जो कोर्स किया है आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले नैरेक से सर्टिफिकेट करवाना पड़ेगा। नैरेक की फ़ीस भी समथिंग अबाउट 70 पाउंड है और उससे पहले आपको यूनिवर्सिटी से 2 लेटर लेने पड़ेंगे। एक के जो टॉट ऑफ मेथड था वह इंग्लिश था और नंबर 2 ये है कि जो उसकी डिग्री है इज़ इक्विवेलेंट टू द यूके ग्रेजुएशन है। तो 2 लेटरों पे टाइम ज़ाय करना, फीस करना, उससे मच बेटर ईजी एंड क्विक वे कि शी पास था A1 एग्ज़ाम, वो जल्दी पास कर जाएंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर मैं एक छोटा ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਯੂਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? 2006 ਚ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲਾਈਫ यूके करना पैसी या कर सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट? जी बिल्कुल, आपको लाइफ इन यूके पास करना पड़ेगा और B1 का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा अगर उनकी एज 65 से नीचे है तो। अगर 65 से अबव हो तो फिर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर लेस दैन 65 आपकी एज हो तो आपको लाइफ इन यूके और B1 दोनों पास करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ द नेशनलिटी एप्लीकेशंस। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। भाई ये मेरा एक क्वेश्चन है कि हम यहाँ पर ओवर स्टेट थे, तो फिर बच्चे 7 साल के हो गए तो उस पर पूरी फैमिली को डायरेक्ट के वीज़ा मिल गए। तो उन्होंने फिर जो ना हमको डाल दिया मुख्तलिफ बच्चों को मुख्तलिफ रूट पर डाल दिया, मुझे वाइफ को पार्टनर रूट पर डाल दिया। तो अब मैंने अप्लाई किया है एक्सटेंशन के, तो सबका करके फीस डाल के जब मैंने वो फॉर्म निकाला तो वो देखा गलती से पार्टनर की बजाय पेरेंट पर मैंने कर दिया उसको, फीस भी दे दी है। तो अब मैं क्या करूं? मैंने अपॉइंटमेंट में जाना है तो वहाँ पर उसको चेंज करवाऊं या उनको कवर लेटर पर लिख दूं कि ये गलती से हो गया है? तो अब मुझे क्या आपको करना चाहिए? नहीं, तो आपने extension कौन, कर दें? आपको में से कोई आप या आपकी मिसेज में से कोई बंदा ब्रिटिश नेशनल है कि नहीं? नहीं नहीं, हम कोई ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, सिर्फ हमारा एक बच्चा ब्रिटिश सिटीजन है, बाकी नहीं है। ओके। और आपने एप्लीकेशन कौन सी की है? 10 ईयर्स रूट की FLRFP की है? FLRFP की है पेरेंट रूट पर, लेकिन वो डाला उन्होंने हमें पार्ट पर था, तो वो गलती से मिस्टेकली उनसे पेरेंट पर हो गई है, तो 10 ईयर रूट पर ही है। तो मेरे ख्याल में आपकी पार्टनर रूट नहीं आता, आपका पेरेंट्स रूट ही आता है, क्योंकि आपका वन ऑफ योर चाइल्ड वाज 7 ईयर्स ओल्ड देन यू मेड एप्लीकेशंस। और उसकी जो लेटर उन्होंने हमें भेजा था ना, लेटर जो उस पर लिखा हुआ है कि तुम पार्टनर रूट पर हो, दोनों 10 ईयर पार्टनर रूट पर हो। ठीक, राइट, ओके। डोंट वरी, इस पे आप इतना ज़्यादा वरी ना करें। दो चीज़ें अंडरस्टैंड करें। पहली बात ये है कि आपका जो मेन एप्लीकेंट था इन फर्स्ट एप्लीकेशन में वो चाइल्ड था। On the base of child 7 years leave in the UK, you granted a 10 leave to remain under the 10 years route। अब क्या होएगा कि अगर आपने एज ए पेरेंट्स रूट पे डाली है तो आपकी एप्लीकेशन रॉन्ग नहीं है, मेरी जो मुझे बता रहे हो, जब मुझे अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक। लिहाजा आपको इसको अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पार्टनर रूट पे डालोगे तो भी आज कॉलर इसने सवाल ये पूछा सेम, तो फिर वो आपकी वाइफ की इंफॉर्मेशन वहाँ पे ऐड नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है। मेक श्योर ये करने वाली है कि क्या आप FLRFP में अंडर 10 ईयर्स रूट डाल रहे हो तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर आप पार्टनर पे जाओगे तो फिर आपको 5 साल वाली में डाल देंगे, जो कि ना तो आप में से कोई अभी तक ब्रिटिश नेशनल है वन ऑफ योर फैमिली पार्टनर वाइफ या आप, और सेकंड आपको फिर इनकम थ्रेशोल्ड या आपको इंग्लिश या बाकी दोनों चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी, वो भी नहीं है। इससे जो आपकी एप्लीकेशन जानी है वो 10 ईयर्स रूट के अंदर ही जानी है, तो वो FLRFP होएगी। लेकिन फिर भी जो मुझे आपने बताया, जब जो मैंने अंडरस्टैंड किया, ये मेरी ये समझ है, लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन काफ़ी ट्रिकी हैं। मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि फिर भी जो आपने फिल की है, किसी दोस्त को ज़्यादा नॉलेज है दिखा लें या किसी वकील को जगह दिखा दें कि ये मैंने फॉर्म फिल किया है, क्या ये करेक्ट है कि नहीं, ताकि ये ना हो कि फिर आपकी जो फ़ीस वगैरह का मसला बने। पर जो आपका सवाल था कि अगर आपके रॉन्ग आपको लगता है या आपको एडवाइस मिली कि आपका रॉन्ग एप्लीकेशन हो गई है तो उसकी रेक्टिफिकेशन का क्या ऑप्शंस है? यस, अगर ऐसी बात हो तो फिर अगर आप कहते हो कि नहीं जी मुझसे ये मिस्टेक होगी एप्लीकेशन की, तो फिर मुझे लगता है कि लेटर से काम नहीं चलेगा, और पॉसिबल है कि हम सबको एडवाइस करें कि आप विदिन 10 डेज़ एक फ़्रेश एप्लीकेशन करें जो कि राइट एप्लीकेशन है, ताकि हम उसको कंसिडर करें। लेकिन इसलिए मेरी सजेशन कि बेस्ट होगा कि आप किसी को जाके एप्लीकेशन दिखाएं, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको यूज़र नेम जब पासवर्ड डालते हो तो आपको स्टार्ट से चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन कौन सा फॉर्म फिल हुआ है, और फिर उसी को वो कैरी ऑन करता है। तो इसलिए इनिशियल पे इस बात को आइडेंटिफाई करना,
या इस बात पे कॉन्फिडेंट होना कि बिल्कुल आपने राइट फॉर्म स्टार्ट किया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन है IRL 5 ईयर रूट रिलेटेड। ILR मेरे पास नहीं है तो मैं मोबाइल फोन पे जी बोले बोले, सवाल क्या आपका? जी बोले। अच्छा जी, मैंने 10 ईयर रूट मैंने इंडेफिनिट मेरा हुआ था 27 जून 2017 को, और मेरी जो फैमिली है उनको डिपेंडेंट मेरा मिला था। अब एक उनका एक्सटेंशन हो चुकी है, दूसरी एक्सटेंशन वो 5 ईयर उनको कंप्लीट हो जाएंगे, तो उनका 5 ईयर का टाइम कब पूरा होगा? जिस दिन से मुझे इंडेफिनिट मिला था और उनको एज ए डिपेंडेंट इंडेफिनिट था 27/6/2017 को, तो उसकी कब एप्लीकेशन पुट कर सकते हैं? जो 28 दिन का जो टाइम पीरियड ओके, तो वो यूके से उन्होंने यूके से स्विच किया था या फॉरेन से अप्लाई किया था? इंडिकेंस दिए थे उन्होंने? वो इंडेफिनिट सब को यहीं पे हैं, वो 2012 के यहीं पे हैं सब। तो वो 12 में कैसी आई थी? 12 पे मैंने PSW पे लिया था, फिर उसके बाद मेरा 10 ईयर का टाइम पीरियड पूरा हो गया था, तो फिर मैंने ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कभी भी विदाउट वीज़ा यहाँ पे स्टे नहीं किया, राइट? नहीं, हाँ जी, वो विदाउट वीजा नहीं रहे। जो आपका सवाल है कि 5 साल कब पूरे होंगे, 5 साल की कंडीशन है कि जब आपको ILR ग्रांट हुआ था, फ्रॉम दैट डे टू आपने 5 साल पूरे करने हैं। जो 28 दिन वाली जो ऑप्शंस है वो तब होती है कि अगर आपको एग्जैक्टली जो पहला वीज़ा मिला था और जो आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है वो पूरा एग्जैक्टली सेम डेट को हो रहा हो, तो फिर आपके पास राइट होता है कि आप उससे 27 दिन पहले, 26 दिन पहले या 1 डे पहले, आप 28 डेज़ पहले तक अपनी एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज़ करें कि 10 जून को या 10 फरवरी को वीज़ा मिला था और आपके 5 साल पूरे इस फरवरी में हो रहे हैं 10 फरवरी को, लेकिन आपके पास जो वीज़ा है वो मार्च अप्रैल तक है, तो फिर आपको 12 की बजाय 13 फरवरी को वीज़ा अप्लाई करना चाहिए इंडेफिनिट के लिए। लेकिन अगर आपको 10 फरवरी को वीज़ा मिला था और 10 फरवरी को आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं, तो फिर आपके पास राइट है किसी भी वक्त आप 12-13 जनवरी के बाद अप्लाई कर लें। लेकिन अगर आपका वीज़ा उससे बाद तक वैलिड हो तो आपको पूरे 5 साल अप्लाई पूरे करने के बाद आपको इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने सवाल ये करना था कि एक ब्रिटिश सिटीजन है जो आउट ऑफ कंट्री कितना अर्सा जाके रह सकता है, एक ये बात। दूसरा सवाल मेरा ये इसके साथ ही कि मैं और मेरी बेटी जो है वो दोनों ब्रिटिश सिटीजन है, स्पाउस है, तो हम यहाँ से मूव होते हैं आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पर जाके रहने के बाद हम 4-5 साल के बाद वापस आना चाहते हैं, तो क्या हमें वाइफ को एज ए स्पाउस पार्टनर दोबारा एंट्री क्लियरेंस करवाना पड़ेगा? वहाँ से हम रह के तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान से रह के। अब उनके पास वीज़ा कौन सा है जी? मेरी वाइफ के पास स्पाउस वीज़ा है। ठीक, ओके। थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका जी? क्वेश्चन मेरा ये था कि मेरी पहले 5 इयर्स रूट पे थी, तो कोरोना की वजह से इस दफ़ा मैं जो है ना पूरा नहीं कर सका इनकम थ्रेशोल्ड, तो उसको 10 इयर्स पे डाल दिया। अब मैं अब जॉब करके उसका ILR करवा सकता हूँ कि नहीं, वो 10 इयर्स के बाद ही होगा? राइट। जो पहला आपका सवाल था कि क्या वो फॉरन वाला टाइम काउंट होएगा, नहीं। नंबर 2, आप एक कंडीशन है कि आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं रह सकते, ज़्यादा रहोगे 1-2 साल के बाद आओगे तो आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका होगा, आपको दोबारा फ्रेश वीज़ा एज ए स्पाउस लेके आना पड़ेगा और फिर अगेन 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, फिर इंडेफिनिट मिलेगा आपको। थर्ड आपका सवाल ये था कि पहले आप 5 साल पे थे, 10 साल पे डाल दिया, तो दोबारा आप 5 साल पे स्विच कर सकते हो। येस, आप कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जिस दिन आप स्विच करोगे फ्रॉम दैट डे टू आपको 5 साल फिर अगेन पूरे करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आपको पहले 5 साल पूरे हो गए थे तो एक्सटेंशन आपको थर्ड मिली है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये अप्लाई करने का फ़ायदा है। अगर तो आपने 2.5 साल पूरे किए थे, एक्सटेंशन अप्लाई करनी थी और आपकी इनकम पूरी नहीं हो रही थी, तो आपने स्पाउस पे चले गए, तो फिर तो अभी अप्लाई कर लें एज ए 5 साल के रूट के ऊपर,
तो जो 3 साल आपने लगाए लेकिन उसके बावजूद आपको नए 5 साल अब से लेके 5 साल गुजारने पड़ेंगे, तो टोटल आपको 8 साल के बाद आपको इंडेफिनेट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 4-5 साल गुजार लिए हैं ऑलरेडी और अब आपको 2.5 साल का वीज़ा मिल गया है, तो फिर तो मेरे ख्याल में फ़ायदा नहीं कि पैसे वेस्ट करने का, फिर अब 2.5 साल के बाद पैसे लगाना, एक और एक्सटेंशन मिलेगी। बाय द टाइम आपके फ्रॉम फर्स्ट से लेके टोटल आपके 10 साल वैसे पूरे हो जाने हैं। अगर अप्लाई अब 5 साल में जाते भी हो तो फिर भी 5 साल वेट करना पड़ेगा। ये देख लें कि कौन सी कैटेगरी में है तो क्या सूट करता है। बट जो आपका सवाल था, यस आप स्विच कर सकते हैं 10 साल से 5 साल पे, एज़ फार एज़ आप तमाम क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, और उसके लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन जब आपको इंडेफिनेट मिलेगा फ्रॉम दैट डे टू आपको 5 साल पूरे करने होंगे, फिर आप क्वालिफाइड करोगे इंडेफिनेट के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। रियाज साहब, मेरा सवाल है इन रिगार्ड्स टू नेशनैलिटी। मुझे नेशनैलिटी मिलनी थी 2019, लेकिन कोई पुलिस ट्रबल हो गई थी और इट वाज चार्ज। तो अब मुझे पता है कि 3 साल वेट करना पड़ता है। जो चार्ज लगा था वो 2019 फरवरी में लगा था। तो सवाल यह है कि जब चार्ज लगा था वो टाइम काउंट होता है या जब आपको कन्विक्शन होती है वो जाके सितंबर या अक्टूबर में हुई थी? तो क्या मैं फरवरी में अप्लाई कर सकता हूँ, वो 3 साल पूरे हो जाएंगे? ताकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं अप्लाई करूँ विद स्ट्रॉन्ग रीजंस कि क्या अर्जेंसी है। देखिए इसमें आंसर आपने खुद ही दे दिया मेरे भाई। जो चार्ज लगा था तो वो तो चार्ज था, उस पर आपको कोई कन्विक्शन आपको कंफर्म नहीं हुई थी कि अपने कितने टाइम के लिए उन्होंने लगाया है। कन्विक्शन आपको हुई है जाके अगस्त सितंबर में, तो उस वक्त से जो 3 साल का जो टाइम है, अगर आप कहते 3 साल क्वालिफाइड होते हैं तो वो फ्रॉम दैट सितंबर से 3 साल क्वालिफाइड होने हैं, और उसके बाद आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करोगे। वैसे भी आपने बोला जून से 3 महीने का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 महीने का रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं होएगा उस वक्त। तो आइडियली होगा कि आप जाके सितंबर में जब कमीशन आपको अनाउंस हुई थी उसके पर अनाउंस हुई थी, उसके बाद आपको 3 साल के बाद आपको अपनी एप्लीकेशन करनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर जी, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सर जी, आप कैसे हैं जी? आपका प्रोग्राम देखते हैं सर जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत जानकारी मिलता है। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, थैंक यू। सर जी मैंने पूछना था, मैं जैसे इटली से जहाँ आया हूँ, EU सिटीजन है मेरे पास, मेरी मदर जहाँ आए हुए हैं और 6 महीने हो गए उनके फिंगर हुए को, अभी तक उनका आया नहीं है रेजिडेंस कार्ड। तो एक मैंने पूछना था, लास्ट ईयर मैं 8 महीने इंडिया स्टक हो गया था कोरोना के दौरान। जब मैं इंडेफिनेट अप्लाई करूंगा तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा उस पर? ओके, सवाल है। जो पहला आपका सवाल था कि फिंगरप्रिंट हो गए हैं, वेट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप वेट करें क्योंकि एप्लीकेशन की पेंडिंग है। मैक्सिमम ईमेल कर सकते हैं कि हमने एप्लीकेशन की थी, काफ़ी आपको पता है काफ़ी बैकलॉग चल रहा है, काफ़ी रश था। लेकिन जो दूसरा सवाल था कि आपने 8 मंथ गुजारे हैं इंडिया में, और जो रीज़न है वो ये कि पेंडेमिक था, फ़्लाइटों का इशू था, जब आप नहीं आ सकते या कोई वहाँ पे लॉकडाउन था, तो वो आप अपने रीज़न दोगे। नॉर्मल हालात में 90 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं गुजारने चाहिए, लेकिन कोई अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों तो यस उसको कंसिडर करता है होम ऑफिस। आपके केस में भी ये आपकी चॉइस नहीं थी, बाय अनफॉर्चुनेट आप बाय डिफ़ॉल्ट कर लें या अनफॉर्चुनेटली कर लें ये, या बाय इंसिडेंट कर लें, आपको वहाँ पे स्टक होना पड़ा, रुक गए, और उसकी ये रीज़न्स हैं। तो आप जब लगाओगे तो मुझे बिलीव है कि वो इस बात को कंसिडर करते हुए आपको आपकी फेवर में डिसीजन देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टक हुए थे और उन्होंने बल्कि अनाउंस भी किया था, जो इवन जो यूके में रह रहे थे लोग, उनको यहाँ तक रिलीफ मिला था कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं अगर उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है तो वो भी एक सर्टन टाइम तक रह सकते थे। तो मेरे ख्याल से 4-4, 6-6 महीने का रिलीफ मिला हुआ है विजिटर को। तो सेम आप पे भी अप्लाई होगा कि अगर आप यहाँ से फ़ौरन गए हुए विजिट के लिए और आप ड्यू टू अनफॉर्चुनेट आप वापस नहीं ट्रैवल कर सके और वहाँ पे आपको रुकना पड़ा और उस वजह से आपका जो 90 डेज़ वाला ब्रेक हो गया, मेरे ख्याल में, बल्कि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि यस उनको ये बात कंसिडर करनी चाहिए
और उसके बावजूद उनको आपके वीज़े को ग्रांट कर देंगे। लेकिन ये है कि आपने एक्सप्लेन प्रॉपर्ली करना है कि देखिए मैं गया था, ये मेरे जाने की और वापसी की टिकट थी जो कि 90 डेज़ के अंदर रिटर्न था, लेकिन मैं जब गया हूँ अनफॉर्चुनेट ये हो गया, ये था और जब मैं ट्रैवल नहीं कर सका उसकी प्रॉपर एक्सप्लेन्ड रीजंस होनी चाहिए। और मुझे बिलीव है कि वंस यू पुट ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑन द इमिग्रेशन ऑफिसर्स टेबल then I believe he will consider your application possibly in your favor। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक। ये नए साल का पहला प्रोग्राम, इस दुआ के साथ कि ये साल हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो और सब के लिए बेहतर हो। वीनस टीवी का ये स्लोगन कि जस्ट कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, हम उनके पार्ट हैं। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।